तो हम देख लेते हैं कि ये जो नगरों की जो विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, अगर दो हिस्सों में अगर मैं इसकी तुलना करूँ ना, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, पूरी तरह से ग्रामीण व्यवस्था थी। कैसी थी? लेकिन जब नगरों का जो उदय हुआ, ठीक है, इनकी सामंतवाद का जो पतन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ग्रामीण व्यवस्था को जो वहाँ पे आघात पहुंचा और जो फली फूली जो सब जो मतलब व्यवस्था थी वह थी नगरीय व्यवस्था। क्या थी? कहने का मतलब था कि एक अगर, अब जैसे हम पहले उदाहरण दे रहे थे, अगर यहाँ पे जो गाय भी है, घास भी है, तो उसमें से कौन सी चीज़ खत्म हो जाएगी? घास, क्योंकि गाय उसको जो है वो खा जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे एक अगर कोई चीज़ वहाँ पे हो रही है, एक अगर फल फूल रही है, तो दूसरी चीज़ को जो वो निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रामीण व्यवस्था थी, वहाँ पे सामंतों का जो मतलब विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नगरीय व्यवस्था का जो वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सामंती व्यवस्था को गहरा धक्का लगा। उसके बहुत सारे उसमें जो वो हमने कारण देखे थे, उसमें जो वो कृषि का विकास हुआ, क्योंकि जब भी नगरों का, जैसे हमने बोला कि जो व्यापार होता है ना बेटा, ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के मैं चार अपने बेस पे जो चार मुख्यतः आधार जो है उसमें मोटे तौर पर उसमें माना करता हूँ। एक उसमें से कृषि है, दूसरा उसमें पशुपालन है, तीसरा उसमें उद्योग है, और चौथा उसमें व्यापार एवं वाणिज्य है। अब हम तीनों चीज़ों को, अगर हम तीन चीज़ों को अगर हम जो है उसको आंकें, उसके बारे में अगर बात करें, कृषि अगर सरप्लस होती है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम उसे क्या कर देते हैं? बेचते हैं। तो मीन्स वो व्यापार हो गया, और व्यापार के उस बेचने के बदले में हमें क्या होता है? पैसे मिलते हैं। उस पैसे को क्या करते हैं? उससे कोई और चीज़ लेते हैं। तो मीन्स वो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। और चीज़ कहाँ से लेके आएंगे? अब गेहूँ तो हमने उगाई थी खेतों में, अनाज हमने उगाया था खेतों में, उसे बेचा हमने व्यापारी को, वो बाहर भी होता है, लेकिन सामान जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे? बाजार से। उसके लिए बाजार चाहिए ना। बाजार मीन्स बाजार का ही एक व्यापक जो रूप है वो क्या है? नगर है। कृषि होता है, पशुपालन है। अब आपने देखा होगा कि सुबह सुबह वो गाड़ियाँ आती हैं कुछ, है ना, उसमें क्या गाय रखी होती है, पीछे क्या होती है? तो दूध और दही, लस्सी इत्यादि की थैलियाँ होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो अब बेसिकली ओरिजिन तो उसका वही है ना, गाय दे रही है ना उस चीज़ को। तो कुल मिलाकर वो सब चीज़ें किस चीज़ को प्रमोट करिए? व्यापार। पशुपालन का भी सरप्लस क्या हो, कहाँ हो जाएगा? व्यापार में जाएगा। ठीक है, उद्योग में कोई भी उत्पादन होता है, कोई भी उत्पादन होता है, जैसे मान लेगा अगर हम आटे की चक्की भी अगर है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है वो सारा की सारा वो चक्की का मालिक तो नहीं खा जाएगा ना, तो उसे क्या करेगा? वो बेचेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसको प्रमोट करते हैं? व्यापार को करते हैं। और व्यापार जो जिस चीज़ को लीड करता है वह होते हैं नगर। ठीक है, तो ये हो गया उसके नगरीकरण के कारण। नगरों की जो विशेषताएं हैं वो होती है आधारभूत सुविधाओं की कमी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपने गांव छोड़ दिए। वो कुछ एस्पेक्ट्स में सही भी थे, कुछ में जो वो थोड़े से हानिकारक भी साबित हुए। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे नगरीकरण व्यवस्था है, बाद के समय जब हम औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे भी हम इस जो शॉर्ट कमिंग है उसको वहाँ पे भी महसूस किया जाएगा। क्योंकि ये घर से उठ के हम लोग आ तो गए शहर में रोज़गार की तलाश में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या पहले से जो लोगों ने जो आलिशान बंगले बना रखे थे ना? नहीं, जब हम जो है वो अपने गांव को छोड़कर वहाँ पे आएंगे रोजी रोटी कमाने, तो वहाँ पे हमें अस्थाई जगह पे रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, और वो कैसी होंगी? मुख्य तौर पर आपने देखा होगा कि वैसे भी जो प्रवासी जो लोग होते हैं वो कैसी जगहों पे रहते हैं। यहाँ पे देखो उधर भी है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर मतलब उन्हें क्या होता है, एक शहर में ऐसे इलाकों को जो है मतलब उन्हें चुनना पड़ता है जो धूप से जो है वो महरूम हो, वहाँ पे ज़्यादा साफ। ऐसा तो नहीं होगा कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को आप माल पे बैठने के दे दोगे, नहीं हो पाएगा ना ऐसा। तो उनके जो वो क्या होगा, मतलब एक शेल्टर तो उन्हें वहाँ पे होता है, लेकिन मूलभूत आधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस चीज़ का जो है मुख्य तौर पर अभाव रहा था। ठीक है, अब सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी अन्य एक विशेषता है कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे नगर था, नगर के बाहर नगर को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य तौर पर क्या होते हैं, चार दीवारी वहाँ पे होती है। ये पीपीटी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें आपने थोड़ा सा एक नज़र भी मार लेना। वहाँ पे उसके चारों ओर जो होती क्या होती है, चार दीवारी होती है उसको सुरक्षित रखने की। और जहाँ कहीं भी आवश्यक होता है वहाँ पर उसके लिए पहरेदारों की नियुक्ति भी की जाती है। साधारण शब्दों में एक लाइन में अगर मैं इसको कहूँ तो सुरक्षा की दृष्टि से ये नगर जो वो गाँव की या वनों की अपेक्षा जो अधिक सुरक्षित थे। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है आपका श्रेणियों की भूमिका। अब श्रेणियाँ क्या होती हैं? श्रेणियाँ जो है वो एक प्रकार से जैसे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक जैसा व्यवसाय करने वाले यदि व्यक्ति हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने लिए एक श्रेणी बना लेंगे। श्रेणी मीन्स जैसे कि आपकी क्लास भी होती है ना,
यहाँ पे ऐसा ही होता है ना कि आपकी 11th भी इकट्ठी बैठी है, +2 भी इकट्ठी बैठी है, अलग अलग बैठती हैं, क्योंकि मेन एक तरह के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो जो हम इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है, ठीक है, एक श्रेणी बन जाती है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि जैसे मान लेते हैं कि हम में से जब वो हम बीच यहाँ वाले जो लोग हैं वो दुग्ध उत्पादक लोग हैं, ठीक है, तो हम दुग्ध उत्पादक हैं, इनकी दूध उत्पादन करने वाले, तो वो क्या होंगे, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने लिए श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। अब दूध उत्पादन के लिए कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती ना, सीधी गाय लाई और सीधी पाल ली, तो कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग होती होगी भाई, ठीक है। तो डेयरी फार्म जो है वो खोले जाते हैं ना, तो न्यूट्रिशन का उसमें जो वो देखना पड़ेगा, कैल्शियम भी और अदर उसको पाउडर भी उसको देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना। तो कुल मिलाकर कोई भी, और दूसरा हो सकता है कि आप जो वो कोई और व्यवसाय कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, कृषि उत्पाद का कोई कार्य कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि लकड़ी के जो हम दरवाजे खिड़कियाँ चीज़ें बनाते हैं वो बनाते हैं। तो ये श्रेणियाँ क्या होती है, एक जैसा व्यवसाय करने वाले जो लोग होते थे अपने लिए एक श्रेणियाँ बना लेते थे, ठीक है। और मुख्य तौर पर उनका जो कार्य होता था वो क्या होता था, माल की गुणवत्ता को बनाए रखना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर दूध में कंप्लेंट आ रही है तो वो क्या करेंगे, हम श्रेणी का जो मुखिया होगा उससे बात करेंगे कि भाई दूध ठीक नहीं आ रहा आजकल मार्केट में, समझ आ रही बात की नहीं। एक तो ये चीज़ हो गया, माल की गुणवत्ता को बनाए रखता है, उसकी सप्लाई को पूरा करना उसी श्रेणी का काम है। और तीसरा, इसके संदर्भ में जो भी चीज़ निर्धारित की जानी है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, ठीक है। अब डेयरी फार्म जब अगर किसने खोला तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे नहीं कि भाई जो चल ठीक है तो अब तेरी मर्जी है, तू जैसे मर्जी कर, समझ गए। अब यहाँ पे जो मिस्त्री का काम है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि लकड़ी हमारे पास दे दे कि बेटा करो जी, आप करो जैसे मर्जी, तो हम तो उसका बना देंगे शाम को कोई कुछ, शाम को मतलब अगले दिन वो जलाने के काम ही आएगी, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा उस लकड़ी का, ठीक है, क्योंकि उसके लिए स्किल चाहिए ना बेटा। तो वो सारे की सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर उनके द्वारा श्रेणियाँ का वहाँ पे गठन हुआ, जिसका काम मुख्य तौर पर माल की गुणवत्ता को बनाए रखना, मूल्य को निर्धारित करना और साथ में उस व्यवसाय को करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, ये जो है वो उसका कार्य रहा करता था। फिर नेक्स्ट बात है कैथेड्रल नगर। अब कैथेड्रल क्या थे बड़े बड़े 12वीं सदी में जो विशाल चर्च बने, ये थे ऊंचे चबूतरे पर, प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ऊंचे चबूतरे पर जैसे बनाया जाता था, पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें जो है मतलब उनसे जो उसको चुना जाता था। फिर इसमें टेंटेड ग्लास मतलब अभिरंजित कांच का इसमें प्रयोग किया था, बड़ी सुंदर इसमें खिड़कियाँ बनाई गई थी भाई, बड़े से, देखा हमने अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स देखी है ना, यहाँ पे दिखने में अलग सी दिखती है ना ये, खैर हम लोगों ने भी बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मतलब उसकी वो उसकी जो अपनी लुक है, ट्रेडिशनल जो लुक है या जो उसके फीचर्स अभी भी नजर आते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग कर देते उसको। तो ये तो उसका छोटा सा नमूना है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े विशाल चर्च उनके द्वारा बनाए गए। और गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे होती है, गुलाब का फूल या पंखुड़ियाँ हैं, वैसी वैसी खिड़कियाँ जो उनके द्वारा वहाँ पे बनाई गई थी। खिड़की में भी तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं ना, हालांकि ऑब्जेक्टिव सभी का है कि लाइट आनी चाहिए, है ना, लेकिन उसमें जो आपने देखा कि खिड़कियाँ भी तरह तरह के डिज़ाइनों की तैयार की जाती हैं। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्हें तरह तरह की जो उसमें खिड़कियाँ जहाँ पे उसमें क्या होती यूज़ की गई, साथ में उसमें अभिरंजित टेंटेड जो ग्लास होते हैं उसको जो उसमें हो, ताकि दिन के समय में उसे पर्याप्त रोशनी अंदर आ सके, और रात्रि के समय में क्या होता था, उनकी खिड़कियों पर ना कैंडल्स जलाई जाती थी, मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी, और उससे बाहर से देखने वालों को एक अद्भुत नज़ारा जो वहाँ पे देखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे ईसा मसीह और ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी हुई अनेकों दृश्य उसमें प्रतिबिंबित किए थे, रिफ्लेक्ट किए जाते थे उसमें, ठीक है। तो मतलब देखने में मतलब बहुत ही और इन कैथेड्रल को बनने में मतलब लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा खुले दिल से संरक्षण, पैसा लगेगा ना उसको बनाने के लिए, ठीक है, तो खुले दिल से, हाँ जी, हाँ शीशे में जो वो मतलब आपने देखा हो ना आजकल तरह तरह के शीशे में जो आज देखे हो, यहाँ पे गणेश भगवान जी भी बने, देखे दरवाजे में, देखा है सर शीशा ने कभी, जिसमें दरवाजे में जो वो मतलब गणेश का चित्र बनाया था, है ना, उसमें फूल पत्तियाँ डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। तो वैसा ही जो वहाँ पे क्या होता था कि मतलब उनके द्वारा वो इस तरह से जो उसको डिज़ाइन किया जाता था कि शाम को जब उस पर अंदर लाइट्स जब जलती थी, कैंडल्स जलती थी, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो वहाँ पे ईसा मसीह से जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को देखा जा सकता था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नगरों का महत्व, अब नगर तो यहाँ पे अस्तित्व में आ गए। हमने देखा ग्रामीण व्यवस्था कुछ अलग थी, ग्रामीण व्यवस्था वहाँ पे पूरी तरह से जब वो सामंतों पर नियंत्रण में थी, जो उन्हें मतलब सही लगता वो होता था। और जैसे कि बोलते कि हम ऐसे कहते हैं कि हमारी मर्जी के बिना तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन जो नगरों का जो वातावरण होता था वो हमेशा से ही एक
स्वतंत्र वातावरण जो है वो समझा जाता था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि सबसे पहले जिसमें आता है वो आता है राजनीतिक क्षेत्र में देन। ठीक है, अब राजनीतिक क्षेत्र में राजाओं के लिए मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अब आपने देखा मुख्य तौर पर क्या हुआ कि सामंतों के पास राजा को इसलिए आना पड़ा था क्योंकि राजा के पास धन और सेना नहीं थी, धन और सेना नहीं थी। लेकिन इन नगरों में रहने वाले जो मध्यम वर्ग था और व्यापारी वर्ग था, उसने क्या कर लिया, खुले दिल से संरक्षण दिया, उसको कर भी दिया और दान भी दिया, पैसा भी दिया। ठीक है, और अगर आपके लिए कुछ करता हूँ तो बदले में आप मुझे जो वो कुछ देना चाहोगे ना। ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर राजाओं को जो उन्होंने खुले दिल से संरक्षण किया तो राजाओं ने भी उन्हें अपने करीब आने के लिए उन्हें जो हमारा जो यहाँ पे जो मतलब एक प्रकार से जो वो जो सदन होता था उसमें भी जो उन्हें बतौर प्रतिनिधि, बतौर मेंबर जो उन्हें शामिल करना, महत्वपूर्ण बैठकों में उन्हें बुलाना, ये उनके द्वारा शुरू कर दिया गया। इस प्रकार से जो है वो दोनों की भागीदारी जो इस प्रकार से, कहने का मतलब क्या है कि जो मध्यम वर्ग राजनीतिक मामलों में जो है राजा को सहयोग देने लगा और राजा उन्हें राजनीतिक कार्यों में अपने करीब लाने लगा। क्लियर? ठीक है, जैसे आप लोग पता होगा इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड में भी जो हमारी तरह दो सदन है ना, कौन कौन से, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन सभा, दो तरह की वहाँ पे भी सभाएं हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड जो आता है उसमें वो आर्थिक जो है वो क्षेत्र में देन। ठीक है, अब निश्चित तौर पर आप ये मान के चलें कि जो नगर होते हैं, नगर का अस्तित्व ही जो व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आता है। अगर व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं होंगी तो नगर अस्तित्व में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रामीण व्यवस्था थी, इनकी सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें क्या था, व्यापार जो था वो मतलब लगभग ना के बराबर था, तो होता ही नहीं था। कुछ चाहिए तभी सामंतों के पास जाओ, कुछ वो देगा तो हम जो यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज जो वो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुद्रा जो है, मुद्रा जिसको आप पैसा बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुद्रा का प्रचलन हो गया, वहाँ पे व्यापारिक मार्ग अस्तित्व में आए, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ अस्तित्व में आई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यक्ति को अब सामंतों के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसा था, उनके पास धन था, समय था, और वो सीधे तौर पर जो है वहाँ पे व्यापारिक संस्थान में जाएंगे, दुकान जाएंगे और वहाँ से सामान खरीद कर लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है तो सीधी बात आती है, वो आती है सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, अब सामाजिक क्षेत्र में अब हमने देखा कि वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था में क्या था, व्यक्ति हर प्रकार से जो पूर्णतया से दया पर निर्भरता किसकी, सामंतों की। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर व्यक्ति के पास अपना जो उसे व्यवसाय था उसको करने के उपरांत जो उसके पास जो धन था, जो समय था, वो अपनी सुविधा अनुसार वो अपनी मनपसंद जगह में लगवा सकता था। ठीक है, उसके जो कोई उसके पास जो वो कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी। क्लियर बेटा? और उसके बाद जो वो यहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र में जो दिन है वो भी विशेष तौर पर जो उसने क्या कर लिया, उसे तरह तरह के, अब ये जो जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया आपको कि वहाँ पे विशाल भवन बने, कैथीड्रल बने, महल बने, कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। ये सब चीज़ें कैसे संभव होती हैं? ये संभव तब होती है व्यक्ति जब जो वो, अब एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, एक तरफ हमारे पास विकल्प है कि हम जो है वो 18 घंटे काम करके जो वो अपना पेट भर सकें, और दूसरा हमारे पास विकल्प है कि हम 14 घंटे काम करके बाकी के 4 घंटे जो वो अपना रिक्रिएशन कर सकें। पेंटिंग भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, या अदर कोई साइड बिजनेस या साइड आपका कोई साइड बाई साइड कोई आपका पार्ट टाइम जॉब भी हो सकती है। तो आप कौन से वाले प्रेफर करोगे? सेकंड वाले प्रेफर करोगे ना, 14 घंटे वाली करोगे ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर व्यक्ति के पास समय भी था, धन भी था, और साथ में जो वो सामाजिक मेलजोल के लिए वो, हालांकि इसके साधन जो वो परिवर्तित हो गए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूँगा, जैसे कि सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, सुनाई दे रहा है? अब इसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से समझना मैं कहूँगा, हुआ क्या कि 5वीं से 10वीं सदी प्राकृतिक दृष्टि से जब वो एक फेज़ था, 10वीं से लेकर 13वीं सदी सेकंड फेज़ था, और 13वीं के बाद इनकी 14वीं सदी जो था उसमें फिर से परिवर्तन आ गया। मोटे तौर पर
जो 5वीं से जो 10वीं सदी थी उस समय यूरोप का वातावरण अत्यधिक ठंडा था, काफ़ी ठंडा था। और ठंडा जब वातावरण होता है तो उसमें पैदावार अक्सर तौर पर कम हुआ करती है, समझ गए। 10वीं से 13वीं सदी तक क्या हुआ, वातावरण गर्म हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जो वहाँ पे यूरोप में बहुत सारा जो है वो आमदनी जो वो बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दूसरी बात जो आती है वो आता है वहाँ पे भूमि का जो वो कृषि उपकरण। पहले क्या होता था, लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। किसका? लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 10वीं सदी के बाद वहाँ पर लकड़ी के हल के स्थान पर जब वो लोहे के हल का प्रयोग होना शुरू हुआ। एक वहाँ पे अन्य जो जैसे हल चलाते हैं ना, हल चलाने के बाद अगर हमने हल कभी चलाया हो तो आपने देखा होगा कि हल के साथ साथ एक जो है वो एक पट्टी सी होती है, उसको उससे चलाया जाता है। उसका जो काम रहता है वो मिट्टी को पलटना रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, सेकंड में वो चीज़ जो है उसमें प्रयोग में लाई गई। थर्ड जो चीज़ है वो है कि उनके द्वारा जो वो 3 मतलब समस्त कृषि भूमि को वो 3 भागों में बांट लिया करते थे, 1, 2 और 3। एक में वो क्या करेंगे, एक में जो वो करेंगे एक में जो वो करेंगे जो एक में एक फसल में रबी में फसल बीज दी, दूसरे में खरीफ में बीजेंगे और तीसरी में जो वो तीसरे के लिए वो उसको खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार के सारी चीज़ें जो वहाँ पे संचालित की जाती थी, ठीक है।